नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। आज विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। 6 राज्यों के 7 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है और इन 7 जगहों से जो अपडेट मिल रहे हैं उसमें शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है, लेकिन सबकी निगाहें इन 7 सीटों में उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा के उपचुनाव पर टिकी हुई है। जिन 7 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनके बारे में हम आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट पर जहां पर दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह के साथ मुकाबला चल रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है वहां बीजेपी के पार्वती दास का मुकाबला कांग्रेस के बसंत कुमार से है। झारखंड के डुबरी में उपचुनाव हो रहा है। पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी में, त्रिपुरा के 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, धनपुर और बोक्सानगर में, और इसके साथ ही केरल के सीट पर पुथुपल्ली में भी उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन निगाहें टिकी हुई हैं घोसी पर ही। घोसी एक ऐसा क्षेत्र जो एक राजनीति की, हम कह सकते हैं, एक नई पाठशाला के तौर पर वो अपने आप को स्थापित कर चुका था और वहाँ की जो राजनीतिक विरासत रही है वो झारखंडी राय और कल्पनाथ राय के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से ये समीकरण बदला और फागू चौहान और दारा सिंह चौहान के बीच में घूमती नजर आई। दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर उम्मीदवार हैं। दारा सिंह चौहान की अपनी एक अलग पहचान है। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जहाँ से वो गुजरे न हो। कांग्रेस से जो सफ़र शुरू किया वो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी होते हुए फिर समाजवादी पार्टी में गए और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। और एक बार फिर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। उनके खिलाफ सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर सुधाकर सिंह एक बार वहां से विधायक भी रह चुके हैं। अब ये जो मुकाबला है ये एक ऐसे समय पर हो रहा है जहां 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और विपक्ष एक नया गठबंधन बना चुका है, इंडिया, जिसमें 28 दल शामिल हैं। तो इंडिया गठबंधन के बनने के बाद का ये पहला चुनाव उत्तर प्रदेश में, अगर एक छोटा भी चुनाव होता है तो वो सबकी नज़र पे रहता है और ख़ास करके राजनीतिक विश्लेषकों की हम बात करें तो उनकी नज़र पे ख़ास तौर से रहता है। और सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज़्यादा सीट, चाहे वो विधानसभा की हो चाहे वो लोकसभा की, उस दौर में जब ये चुनाव हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। आज उसी घोसी विधानसभा के उपचुनाव का नतीजा क्या मैसेज देगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ एक खास पैनल भी है। समाजवादी पार्टी जो 2022 में दारा सिंह चौहान के उम्मीदवार बनाने के बाद वहां से जीती थी, एक बार फिर सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाई है समाजवादी पार्टी ने। उसको डिफेंड करने के लिए, उसका पक्ष रखने के लिए हमारे साथ गौरव यादव जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी, आपका। धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद बहल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर नवीन दुबे जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ हमारे भारत एक्सप्रेस डिजिटल के राघवेंद्र द्विवेदी जी हैं, एडिटर हैं स्पेशल असाइनमेंट के, और हम इनसे भी समझेंगे। पूरी टीम आज हमारे साथ है। और चलिए, 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, 12 बजने वाले हैं। करीब करीब 5 घंटे का मतदान हम लोग इस जब चर्चा कर रहे हैं तो उस समय तक ये पूरा हो चुका होगा। लेकिन इस मतदान के दौरान और इस मतदान के बाद जब नतीजे आएंगे 8 तारीख को, तो वो क्या मैसेज देता है। पहले बात इस चुनाव को लेकर, समाजवादी पार्टी ने कई सारी शिकायतें दर्ज कराई हैं चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने के साथ ही और चुनाव के एक दिन पहले से ही। शिकायत है कि भारतीय जनता पार्टी मनमानी कर रही है और इन लोगों को दिक्कत हो रही है आज के इस चुनाव में। ऐसा है क्या? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं जी। वहाँ जो है वर्तमान सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को वोट डालने से रोक रही है और ये सबको पता है। ये तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, लोगों को पीट पीट कर बूथों से भगाया जा रहा है। आप देखेंगे कई लाइव जो है वीडियो अभी चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया है किस तरह से लोगों को एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। ये तानाशाही जो है, ये सरकार चाहती है कि जो है ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है, ये लोकतंत्र को कुचलना चाहती है और लोगों का जो अधिकार है मतदान करने का उसको रोक कर ज़बरदस्ती जो है जीतना चाहती है। ठीक है, आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि आप लोग मनमानी कर रहे हैं। देखिए, हमारी जो माननीय जोगी जी है
आपको पता है जो पहले जो गुंडा राज जो सपा सरकार ने जो किया था, वो गुंडा राज जब खत्म होते हुए पब्लिक जो वोट डालने के लिए जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो पहले से हारे हुए हैं और इनके पास कुछ है नहीं। इनको गुंडा पहले से तो आप हारे हुए हैं 22 में। नहीं, 22 में इन्होंने जो जुमला दे के दारा सिंह चौहान जी को ले गए थे, दारा सिंह चौहान अब तुरंत देखिए छोड़ के आ गए हमारे साथ में, क्यों ना वो जो जनाधार है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, वो बिल्कुल उनका दिल था, इन्हें जबरदस्ती ले गए थे और वो खुद जबरदस्ती आ गए। जनाधार भारतीय जनता पार्टी के साथ है या दारा सिंह चौहान के साथ है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय जोगी जी जो काम किए उत्तर प्रदेश में, माननीय देश में जैसे प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, पूरा पब्लिक पूरा विश्व में आज माननीय नरेंद्र मोदी जी और जोगी जी का नाम डंका बज रहा है, क्योंकि ना इनका काम है, जो बोले हुए वो काम पूरा कर रहे हैं। इसीलिए पब्लिक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जितना उपचुनाव हो रहा है, आप देखिए शाम को रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आपको उम्मीदवार कोई और नहीं मिला? विजय राजभर भी नहीं मिले, उनको भी आपने बदल दिया दारा सिंह चौहान के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग ने सबका साथ में लेके चलने वाला पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेने वाला। आप अपनी पार्टी के लोगों को छोड़ सकते हैं पीछे? पार्टी का, हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक है, कार्यकर्ता पार्टी है। हम लोग कोई ये कब से कार्यकर्ता हो गए दारा सिंह चौहान? आपकी पार्टी से जीते, मंत्री बने, चुनाव के ठीक पहले आपकी पार्टी को छोड़ दिए, कई आरोप लगाए और फिर आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और टिकट भी दे दिया। मैं यही तो कह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी ने उनको ये कह के ले गया था हमारी सरकार बनने वाला, उनको झांसा में ले गए थे, मगर उनको अब लग गया जोगी जी की, अब जोगी जी को कोई हिलाने वाला नहीं है। आज अब की बार तो छोड़ो, अगला बार 3-4 बार कोई नहीं हरा सकता। माने जोगी जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, और अब 2024 में देखिए पूरा 80 के 80 सीट हमारे भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रहा है। चलिए 2024 की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो घोसी विधानसभा का है। इसका आकलन आप घोसी विधानसभा क्षेत्र के जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसको आप किस रूप में एनालाइज कर रहे हैं? आनंद जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप देखिए कि घोसी की जो जनता है, वहाँ के जो वोटर हैं, सबसे बड़ा अन्याय अगर किसी के साथ हुआ है घोसी में, तो उस वोटर के साथ हुआ है, वहाँ के विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ हुआ है। 6 साल के अंदर चौथी बार वहाँ विधानसभा का चुनाव हो रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और तब है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ये कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। आप ही की पार्टी, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पार्टियों में सेंध लगाती है, विधायकों के इस्तीफे होते हैं, तोड़फोड़ होती है, उसके बाद रीपोल आप कराते हैं और आप भी दावा करते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। आखिर आप ही के बयानों में और आपकी कार्यप्रणाली में जब विरोधाभास होता है तो उसका खामियाजा जनता भुगतती है, ये सत्य है। दूसरी बात, आपने कहा घोसी का उपचुनाव। घोसी के उपचुनाव में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमें दिखाई दे रहा है कि सपा और भाजपा की डायरेक्ट 1-to-1 फाइट है, लेकिन वहाँ एक बड़ा फैक्टर है आनंद जी, बहुजन समाज पार्टी का वोटर। बहुजन समाज का जो वोटर है 90,000 के आसपास है, सर्वाधिक वोटर उस क्षेत्र में आता है, उस विधानसभा सीट में। आप देखिएगा कि उनको ऊपर से निर्देश मिला कि आप या तो नोटा पर जाइए या क्विट कर जाइए, घर में बैठिए, वोट डालने नहीं जाइए। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो बहुत उत्साहित रहता है वोट डालने के लिए, और सर्वाधिक प्रतिशत में वो वोट देता है। अब प्रश्न ये है कि वो वोट कितना अखिलेश जी ने पीडीए गठबंधन, पीडीए आंदोलन चलाया, उस सब के फेवर में कितना वो डाइवर्ट कर पाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। 8 तारीख को क्लियर होगा। दूसरी चीज़, एक और फैक्टर है, वहाँ राजभर वोटों की भी संख्या ठीक ठाक है, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ में ओम प्रकाश राजभर हैं, वहीं दूसरी तरफ वहाँ महेंद्र राजभर, जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को छोड़कर उन्होंने सोहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाई और उनके प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। उसके बाद उन्होंने खुली घोषणा की कि हम समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं घोसी का उपचुनाव बहुत रोचक होगा। और एक बड़ी बात मैं उल्लेखित करूंगा यहाँ पर कि ये चुनाव भाजपा के लिए करो या मरो वाला चुनाव सिद्ध होगा। कारण क्या है, सत्ताधारी दल जहाँ भी होता है, उपचुनाव अधिकांश उसके फेवर में जाता है। यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की किसी कारण से पराजय होती है तो निश्चित तौर पर ये एक लिटमस टेस्ट होगा 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए। यही कारण है कि इस छोटी सी विधानसभा के ऊपर पूरे प्रदेश की सरकार का, केंद्र सरकार का फोकस लगा हुआ है, सारे संसाधन इस्तेमाल हो रहे हैं। और जहाँ तक आरोप अभी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र लगा रहे थे कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग होता है, निश्चित तौर पर होता है। जब आपकी सरकार थी तब भी हुआ करता था, आज भी अगर हो रहा है तो अधिकारी हमेशा सरकार के अधीन काम करता है, वो कहीं ना कहीं फेवर एक होता है जो मिलता है, इसको नहीं नकार सकते। लेकिन ठीक है, और इसको आगे हम लोग चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि अब चुनाव हो रहे हैं,
मतदान चल रहा है, नतीजे 8 तारीख को आएंगे, उसका इंतज़ार हम करेंगे कि क्या नतीजे आ रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं राघवेंद्र जी। एक तो ये कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, सीधी लड़ाई। पहले तो यही लड़ाई थी कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, धीरे धीरे ये लड़ाई बढ़ी और उसका रूप बदलता गया, एनडीए बनाम इंडिया। इसमें जब भी बात नवीन जी कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, 2022 का जो समीकरण था उसमें बहुत उलटफेर हुआ है, राजभर इधर आ गए हैं, राजभर वोट भी डिसाइड करेंगे, इस वहाँ के चुनाव को डिसाइड करते हैं। तो अब इस पूरे फैक्टर को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो छोटा भी चुनाव हो तो उस पर नज़र होती है, तो ऐसे में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं कि डू और डाई वाली स्थिति है। आनंद जी, आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है घोसी विधानसभा सीट। मऊ ज़िले की इस घोसी सीट पर आप देखें, जैसा नवीन जी ने कहा कि एक दुर्भाग्य है कि पिछले 6 साल में चौथी बार चुनाव हो रहा है और ये मतदाताओं के साथ भी कहीं ना कहीं अन्याय है। आप आंकड़ों की बात करें तो 4,30,000 के आसपास टोटल मतदाता हैं, और पिछले नतीजों की बात करें तो सबसे ज़्यादा दारा सिंह चौहान जो जीते थे पिछली बार, समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार थे, 1,08,000 के करीब उनको वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर 86,000 वोट मिले थे जो बीजेपी, और तीसरे जो बीएसपी उम्मीदवार थे उनको करीब 54-55 के आसपास वोट मिला था। अब बात वही आती है कि पीडीए की जो मुहिम छेड़ी है समाजवादी पार्टी ने, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अगर ये गठजोड़ उनके पक्ष में गया तो भाई ये मुश्किल हो सकता है बीजेपी के लिए, क्योंकि लड़ाई 2 पे 2 है, बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी। टोटल 10 उम्मीदवार हैं, लेकिन लड़ाई मुख्य मुकाबला इन दोनों में है। दूसरी बात यह है कि जो नवीन जी ने जिक्र किया कि स्वाभिमान, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ने जो पाला बदला है, जो सुभाषपा से अलग गुट है, उसने समर्थन देने की बात कह दी है समाजवादी पार्टी उम्मीदवार सुधाकर सिंह को। तो चुनाव काफ़ी मेरे हिसाब से दिलचस्प है। और जैसा गौरव जी आरोप लगा रहे थे कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, ट्विटर हैंडल पर समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे ट्वीट भी किए। कल अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, आरोप लगाया, लेकिन ये अभी तक आरोप है और जब तक जनता जनार्दन है, फैसला क्या होगा ये तो मतदान अभी चल रहा है, लेकिन सबकी नज़रें इस पर टिकी हुई हैं। सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, लेकिन गौरव जी ये भी है कि कभी कभी मलाल होता है कि इन लोगों को पार्टी में ले लिए, उम्मीदवार बना दिया और फिर वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों को आप लोग ले लेते हैं या कोई भी पार्टी लपक लेती है जो कि स्थिर कहीं नहीं रहते, और आपने भी लिया, उन्हें चेहरा बनाया, आपके साथ रहे, चुनाव जीते और फिर आ गए बीच में ही। ऐसा है कि अभी जो वर्तमान सरकार केंद्र और राज्य में चल रही है, ये लोगों को डराने का काम कर रही है, डर की राजनीति कर रही है। ये लोगों को बोलती है कि हम सीबीआई भेज देंगे, ईडी भेज देंगे, इनकम टैक्स भेज देंगे। ये लोग जाना नहीं चाहते, उनको डरा के उसमें लाया जाता है ज़बरदस्ती। आप देख लीजिए, कई ऐसे लोग हैं जो कि वो नहीं चाहते कि भाजपा में रहें, उनकी विचारधारा अलग है, उनको दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन वो डर से। क्या उनके खिलाफ कुछ ऐसा होता है क्या कि डर जाते हैं? अगर कुछ हुआ रहा होगा, दाग कोई लगा होगा, तभी तो वो डरेंगे। भाजपा एक ऐसी वॉशिंग मशीन बन गई है कि आप इधर से डालेंगे, उधर से जो है वो शुद्ध होकर निकले। आप देख लीजिए अजीत पवार के लिए अभी प्रधानमंत्री ने दारा सिंह चौहान क्यों डरे? जब उनको डराया जाएगा, शासन प्रशासन, कालिक है क्या? सीबीआई, कुछ कालिक है क्या? ये तो उनको डराने का काम करती है भाजपा। अगर कालिक रहता तो अभी तक अच्छा, जीत को ले, उस सीट को फिर से रिटेन करने के लिए आप लोग कितना कॉन्फिडेंट हैं? समाजवादी पार्टी सिर्फ भाजपा के कैंडिडेट से नहीं लड़ रही है, भाजपा के जितने विंग हैं ये प्रशासन के, आप ये देखिए वर्तमान सीईओ विनीत सिंह, वो लगातार जो है वहाँ पे जो मुस्लिम मतदाता हैं और जो सपा को वोट करने वाले मतदाता, उनको रोकने का काम किया जा रहा है। अभी मोबाइल से आपको ट्विटर हैंडल जो समाजवादी पार्टी ने डाला, किस तरीके से एक महिला वहाँ वोट देने के लिए गई, उनका वोट पहले पड़ चुका था और ये जीता जागता सबूत है। तो समाजवादी पार्टी सिर्फ भाजपा के कैंडिडेट से लड़ने का काम नहीं कर रही है, उनके शासन प्रशासन सबसे लड़ने का काम कर रही है। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। नवीन जी ने कहा कि जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं वो आरोप तो आमतौर पर चुनाव में लगते हैं,
और ये इस तरह की चीज़ें होती हैं कि कोई वोट देने गया तो कई बूथ पर ऐसा होता है कि उनका वोट पहले जा चुका होता है, बोगस वोट मार दिया जाता है, या कहीं पर हंगामा होता है, कहीं पर ईवीएम बदले जाते हैं, इतना तो होते रहता है। नहीं, ये चीज़ गलत है। इलेक्शन लोकतंत्र में फेयर होना चाहिए, जनता जिसको जिताना चाहे वो जीते। और जो है जिस तरीके से मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है, ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या है और ये संविधान की भी हत्या। ये वर्तमान सरकार लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इनको पहले से ही नतीजा पता है, हवा का रुख इन लोगों ने भांप लिया है, इसलिए इस तरह की बातें कहना शुरू कर दिया कि नतीजे के बाद हम यही कहेंगे। आप जब वहाँ ज़मीनी हकीकत पे जाएंगे, घोसी के लोगों से बात करेंगे, तब आपको पता चलेगा। सबूत के साथ हमने डाल रखा है, लेकिन अभी तक इलेक्शन जो करवा रही है उनका कोई उस पर ध्यान नहीं है, कोई संज्ञान नहीं ले रही। इसका मतलब क्या है कि आप हर तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके भी अपने कैंडिडेट को जिताना चाह रहे हैं, लेकिन जनता इसका जवाब देगी और भारी बहुमत से वहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो हैं जीतने जा रहे हैं। जो चुनाव का प्रचार का दौर चला, आपकी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री भी गए, प्रदेश अध्यक्ष ने भी कैंप किया, दोनों डिप्टी सीएम ने भी कैंप किया, सरकार के कई मंत्री भी वहाँ पर रहे, प्रचार किए, जमकर प्रचार किया। ऐसा लगा कि मुख्य रूप से आम चुनाव हो रहा है। लेकिन जब लोगों से बातचीत होती है तो उन लोगों की नाराज़गी भी दिखाई दी इस पूरे चुनाव के दौरान। भारतीय जनता पार्टी से नाराज़गी नहीं है, लेकिन उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है और उन पर विश्वास नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अभी ये गौरव जी कह रहे थे ज़बरदस्ती हो रहा है। ज़बरदस्ती हम लोग नहीं कर रहे हैं, हमारी तो बिल्कुल फाइनल बना हुआ है, बूथ अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक। इनसे पूछिए कोई बूथ अध्यक्ष है क्या, इनके पास कोई पन्ना प्रमुख है क्या? हमारी एक एक पन्ना प्रमुख एक एक नेता है, एक एक बूथ अध्यक्ष एक एक नेता है। हम लोग टीम लेके करते, टीम वर्क करते, कौन बंदा कौन वोट को निकालेगा, कौन वोट हमारी, हम लोग पूरा सेटल करके रखे। ये लेने सारे लोग मिल गए। अब वो एक वॉशिंग मशीन का बात कर रहे थे, और सारे पार्टी जितना भ्रष्टाचारी है, जितना चोर चपट है, सबको इन्होंने ले लिया। अब ये नंबर लाइन लगा कर खड़ा हो गए जी हमें इंडिया गठबंधन कर रहे हैं। देखिए सब कुछ, पहले दो भाई थे, दोनों भाई थे, राहुल और अखिलेश, वो गए, साइकिल उनका पंक्चर हो गया, फिर हाथी में चले गए, हाथी भी गया। अब ये सारे पार्टी ले लिया, और कोई बचा है क्या? कोई बचा है तो गौरव जी को लिस्ट दे दो, वो भी ढूंढ लेंगे और उनको भी साथ में ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी, राघवेंद्र जी भी बोल रहे थे और नवीन जी भी बोले कि बहुजन समाज पार्टी मैदान में नहीं है और 90,000 1 लाख के आसपास उनका वोट है, दलित वोट है। वो वोट आप उस पर कितना एतबार कर रहे हैं कि वो आपको जाएगा? क्योंकि मायावती चुनाव नहीं लड़ रही हैं। मायावती जी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बीएसपी, मगर उनकी जो है ये बिल्कुल ये दलित विरोधी है। दलित का सारे वोट आज की डेट में बीजेपी को जाता है। और भाई कह रहे हैं हम लोग कहीं जातिवाद नहीं कर रहे, मुसर खाने कुछ सेटिंग है क्या? कोई सेटिंग नहीं है। लोग विकास को दे रहे, योगी जी का कार्य को देख रहे, मोदी जी के कार्य को देख रहे। आज की डेट में घर मिला है, शौचालय मिला है, गैस मिला है, राशन मिला है। हम लोग जाति देखी नहीं दिए, हम लोग ने पूरा जिनको मिलना चाहिए था उनको दिया है। किसान निधि आता है तो सीधा खाता में जाता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी बटन दबाते हैं, गरीबी खाता में सीधा सीधा पैसा पहुंचता है। कोई दलाल नहीं है हमारी पार्टी में, कोई दलाल नहीं है, ना कोई कार्यकर्ता दलाली करता है। आप देखेंगे इनकी सरकार में सारे ही दलाली थे। आज की डेट में हम लोग वोट मांगने जरूर जाते हैं और उनको हाथ जोड़ के आते हैं, भाई विकास के नाम से वोट देना है। वो आते हैं कमल का बटन दबा के भारी बहुमत में। अब देखना उपचुनाव क्या, हम तो कह रहे हैं अब जितना भी चुनाव राज्य में हो रहा है सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रहा है, माननीय मोदी जी का और माननीय योगी जी के नाम से। और आज जो विकास हो रहा है पूरा विश्व में नाम कमा रहे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में सारे वोटर है। अभी आनंद जी में गौरव जी बोल रहे थे कि प्रशासनिक दबाव, ईडी, सीबीआई, निस्संदेह एक हद तक मैं उनके आरोप को सही मान लेता हूं, उन्हीं की बात को बड़ा करता हूं। तो दूसरा सवाल मेरा गौरव जी आपसे और समाजवादी पार्टी के मित्रों से है कि क्या इस स्थिति में आप आश्वस्त हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार समाजवादी पार्टी के साथ पूरे डेडिकेशन के साथ रहेंगे? और दूसरा सवाल, गोमती रिवर फ्रंट जिसकी जांच अभी ईडी ने क्लोज नहीं की है और एक बड़ा बिच्छू डंक फैलाए बैठा है, ऐसी स्थिति में चाचा शिवपाल कब तक रिटेन रहेंगे समाजवादी पार्टी के साथ? क्योंकि वो पहले अपना दल एक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना चुके हैं। इस स्थिति में आज
शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के अंदर एक भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। विधानसभा में पासा भी फेंका है सीएम ने। योगी जी ने बड़ा स्पष्टता के साथ पासा फेंका है, ये कह लीजिए अपना जाल फैलाया है। और मुझे लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं अगर अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी को ढंग से बॉन्डिंग के साथ नहीं लिया और जिस तरीके की बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं, ये बड़े स्तर पर समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वो शायद इनको बाद में समझ में आएगा, लेकिन जहां तक शिवपाल सिंह यादव जी का प्रश्न है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज की तारीख में वो समाजवादी पार्टी में हाशिए पर हैं, जिसका खामियाजा कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को न भरना पड़े। ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिवपाल जी एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत अनुभवी नेता हैं, और उनका मैं समझता हूँ सपा में वो प्रयोग नहीं किया जा रहा है जिस तरीके का उनका कद है और अनुभव है। मैं जिक्र इस बात का करूंगा कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कोशिश ये की कि किसी तरह मुद्दा इस बात को बनाया जाए कि स्थानीय बनाम बाहरी का। आजमगढ़ के रहने वाले हैं दारा सिंह जी और सुधाकर सिंह, जो चूँकि वहीं के स्थानीय नेता हैं। करियर दोनों का काफ़ी लंबा है, 40 साल से सियासत में है। इसके बाद भी जो पाला बदला है, उन्होंने पार्टी बदली है। ये कहीं ना कहीं अपील कितना करेगा जनता में। शायर वसीम बरेलवी का मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मेरा आज़्म सफ़र कब किधर का हो जाए, ये वो नहीं है जो किसी रह गुज़र का हो जाए। जीने का हक उसी को है दुनिया में जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। तो ये तंज है इस शेर के ज़रिए। और ये नेता जब समझते हैं कि कोई नहीं समझेगा, हम पाला बदल लेंगे, लेकिन नेताओं को ये समझना चाहिए कि जनता भी उतनी ही खूबसूरती से पाला बदल सकती है। इसलिए ये कहना या किसी भी दल द्वारा ये दावा करना कि ये अमुक जाति हमारे साथ है, समाज का फला तबका मेरे साथ है, ये दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि जब ये चुनाव, सीधा चुनाव जब होता है दो उम्मीदवारों के बीच में, दो दलों के बीच में या दो गठबंधन के बीच में, तो मुद्दे गौण हो जाते हैं या मुद्दे रहते हैं? ये त्रासदी है भारतीय राजनीति की कि असल मुद्दे गायब हो जाते हैं चुनाव में। जैसे जैसे चुनावी पारा बढ़ता है, प्रचार अपने जोर शोर पे जाता है, तमाम ऐसे मुद्दे जो होने चाहिए उस प्रचार में वो गायब हो जाते हैं। और यही नुकसान जनता का होता है। और जनता भी कहीं ना कहीं एक खेमेबंदी में बढ़ जाती है, जाति को देखने लगती है, स्थानीय कौन है, बाहरी कौन है, इसको देखने लगती है। ये गलत बात है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कोशिश ध्रुवीकरण की राजनीतिक जो दल हैं वो ज़्यादा करते हैं। घोसी में ये सुनाई दिया? कहीं ना कहीं फैक्टर तो है, ये फैक्टर है और इसका हो सकता है इम्पैक्ट भी दिखाई दे। क्योंकि बात जब आती है तो फिर आकर टिक जा रही थी कि दारा सिंह चौहान जो कभी वहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे, उस रास्ते से फिर आ गए और यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक फैक्टर वहाँ पर बहुत तेज़ी से चला पूरे चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर ये चुनाव बीजेपी किसी भी स्थिति ऐसी आती है कि जिसमें हार जाती है तो फिर उन लोगों को ये मौका मिलेगा, इंडिया गठबंधन को। देखिए, दोनों दलों के सामने, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उनकी नाक का सवाल तो है ही, दोनों गठबंधन का भी है। जब से इंडिया गठबंधन बना है, वो चाहते हैं कि अगर इस पर नतीजे उनके पक्ष में आए तो ये बहुत दूर तक बात जाएगी। और कहीं ना कहीं 2024 का जो लोकसभा चुनाव का मैदान तैयार हो रहा है, उसमें ये ज़ोर शोर से उठा सकेंगे कि देखिए घोसी के नतीजे ने एक नई कहानी लिख दी है। तो दोनों तरफ से जोर आजमाइश है। ये लिटमस टेस्ट के तौर पर क्या इसको देखा जाए? अगर इसका नतीजा आता है, जो भी नतीजा आए, वो नतीजा क्या 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 79 सीटों को भी प्रभावित कर सकने की स्थिति में होगा? निसंदेह आनंद जी, लेकिन एक सवाल है, यदि यहाँ पर सपा हारती है, भाजपा जीत जाती है, तो मैं समझता हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका इम्पैक्ट सपा के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वहाँ पर सुधाकर सिंह चुनाव जीत जाते हैं, समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाती है, तो ऐसी स्थिति में निसंदेह इसका बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की वर्तमान सरकार को लोकसभा चुनावों में 2024 में निसंदेह होगा। और दूसरी चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, छोटी मोटी बयानबाजी को अगर आप छोड़ दें, छोटे स्तर के नेता बयान कर रहे हैं, बड़े नेता नहीं कर रहे हैं जो गंभीर हैं, उस गठबंधन ने जिस तरीके से शुरुआत की है और अगर वो उस तरीके से आगे बढ़ता है, तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस, सपा, ये दोनों प्रमुख है, तीसरा आरएलडी,
और बाकी भीम आर्मी पार्टी चंद्रशेखर 2-3 सीटों पर उनका भी अच्छा खासा दबदबा है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा डेंट देने की स्थिति में हो जाएगा, बशर्ते कि अगर घोसी का चुनाव सपा जीत जाती है तो। दूसरी बात, अगर हार जाती है तब भी वो और वर्किंग करेंगे ऐसा मुझे लगता है। भले ही बहन जी का आपने वोट प्रतिशत देखा होगा 2022 में 22% से लेकर 12% पर वो आ गई थी, और उसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा के सारा वोट ट्रांसफर भाजपा को हो गया था। बीएसपी का मैक्सिमम वोट 2022 के लोकसभा विधानसभा चुनावों में सपा को मिला था, और मुझे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ही इस देश का भाग्य निर्माता बनेगा, भाग्य का निर्धारण करेगा, और आसान नहीं होगा इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का उस तरीके से जीतना जैसी 2014 और 2019 में उन्होंने उत्तर प्रदेश से सीटें निकाली थी। आपका जो समीकरण था 2022 में, आपके साथ राजभर भी थे, दारा सिंह चौहान भी थे। इस राजभर वोट वहाँ पर काफ़ी है, ऐसी स्थिति में है कि वो प्रभावित करता है, अब नहीं है आपके साथ। तो वैसी परिस्थिति में भी आप लोग का आकलन क्या है? निषाद, संजय निषाद इधर ही हैं, निषाद वोटर्स भी हैं। माना ये जाता है कि जो अगड़ी जातियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वैश्य समुदाय की भी करीब 30,000 के आसपास वोट है, वो भी उनको अभी झुकाव माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो उस कैलकुलेशन को देखते हुए आप लोगों का क्या कैलकुलेशन? इस बार जो है, चाहे ये घोसी उपचुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, लोगों ने ये मन बना लिया है कि ये जुमलेबाजी की जो सरकार है। ये बात तो आप 2022 में भी कह रहे थे। नहीं, अब लोगों ने 2022 में आपने देखा कि किस प्रकार से सरकारी मशीनरी का उपयोग करके भाजपा ने जो है जीतने का काम किया। इसके लिए हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में भी हम लोगों ने शिकायत की, लेकिन अभी तक उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है, ईडी, सीबीआई, जितने भी ये हैं, ये सारे भाजपा के एक विंग के तरह काम कर रहे हैं। कर्नाटक में क्यों नहीं कर पाए सरकारी मशीनरी का उपयोग? अब लोगों ने मन बना लिया है कि ये जुमलेबाजी ज़्यादा दिन नहीं चलती है, ये कांट की हांडी एक ही बार चढ़ाया जा सकता है। आप लोग धर्म जाति से ऊपर आपने कहा काठ की हांडी एक ही बार चढ़ाया जाता है, यही बात नीतीश कुमार ने भी कही थी जब वो एनडीए में थे, और गुजरात दंगे की जब बात होती थी तो उस समय एनडीए में उन्होंने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन अब फिर वो गुजरात दंगा और नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक इधर आ गए। तो ये सारी बातें जब आप कह रहे हैं, थोड़ा अलग आप नहीं जा रहे, ये भी जनता कह रही है कि आप लोग वहीं पर फंसे पड़े हैं। आप देखिए, लगभग 6 साल से ज़्यादा हो गया वर्तमान सरकार को, क्या जो है किसान की आय दुगनी हो गई? आज यूपी में सबसे महंगी बिजली मिल रही है। आप नोएडा ऐसे शहर में मैं रहता हूँ, देखिए रोड की क्या स्थिति है, जगह जगह गड्ढे हैं, गड्ढे मुक्त की बात करती है सरकार। आप प्रशासनिक में चले जाइए, गरीब आदमी का काम नहीं होता है। तो ये सिर्फ जुमले के आधार पे लोग समझ चुके हैं। लोग इस बार जो है धर्म जाति से ऊपर उठ के वोट करेंगे और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। आप देखिएगा, रिजल्ट आपको बताएगा। इंडिया गठबंधन में तो बहुत सारे दल हैं, उन दलों की वो हैसियत नहीं है कि वो एक वोट भी इधर से उधर कराएं। उसमें मैक्सिमम दल, उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दें अगर कांग्रेस, तो उस पर आप घोसी को ला रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं तो पूरे चुनाव की बात कर रहा हूँ आपसे। घोसी तो हम जीतने जा रहे हैं, और लोग इस बार धर्म जाति से उठ के वोट करेंगे और जो है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत हो गई धर्म की राजनीति। अब लोगों को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। देखिए स्वास्थ्य की क्या, वही चीज़ आप एक तरफ कह रहे हैं कि बहुत हो गई धर्म और जाति की राजनीति, लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जाति की जनगणना भी होनी चाहिए, जाति की गणना भी होनी चाहिए। तो फिर कहाँ जाति आधारित ही राजनीति पर तो आप भी रुके पड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जनगणना होने से ये कि जितनी जिसकी संख्या होगी उसको उतनी भागीदारी मिलेगी। तो हम लोग जो है विकास में विश्वास रखते हैं, रोजगार में विश्वास रखते हैं, शिक्षा में विश्वास रखते हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी हो। आप देखिए रोज़ अखबारों में आ रहे हैं कि छुट्टे साढ़ की वजह से जो है लोगों के जो है जाने जा रही हैं। सरकार इस पे क्या कर रही है? जो उनका संकल्प पत्र है वो कहाँ है? सिर्फ वो कागजों में दिखाई देता है, मीडिया चैनलों पे दिखाई देता है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। होड़ लगी है कि किसके साथ कितने दल हैं।
उसमें आप भी शामिल हो गए हैं। वो 28 कह रहे हैं तो आप 38 कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने विकास बहुत किया है उत्तर प्रदेश में और हमारा विकास बोल रहा है। जब विकास बोल रहा है तो फिर बाकी लोगों को लाने की और उनके सहारे की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को क्यों पड़ती है? क्यों नहीं आप अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा रख पाते हैं? क्यों ऐसे लोगों को लाते हैं जो कि कल आपके साथ रहते हैं फिर परसों चले जाते हैं? देखिए, हमारी जो पार्टी है विकास करने वाला और सबका साथ लेके चलने वाला है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी आज विश्व में पूरी नंबर 1 अच्छे से जो काम कर रहे हैं, पूरे देश के लोग जो है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। देखिए ना, ये अच्छे से काम कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। आज ही डेढ़ चंद्रमा में कोई नहीं पहुंच पाया था, अभी आप सूर्य के भी चल दिया। 2008 पर भी नहीं, जिस जगह जो गए थे पहली बार वहाँ नहीं पहुँचे, वहीं के लिए वो भी चला। प्रयास से गए और जो काम आज भारत देश में हो रहा है, पूरा मोदी जी ने पूरा विश्व में G20 था, कोई जो काम माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, पब्लिक उनके साथ है। इनका वोट बैंक खत्म हो रहे हैं। जो कह रहे थे जो वोट बैंक इनका सब बिछड़ रहे, सब बीजेपी की तरफ आ रहे, तो ना मोदी जी ने कहीं जाति देखी काम नहीं किया, धर्म देखी काम नहीं किया, सबका साथ जातिगत आधार पर जो राजनीति करते हैं उनको अपने साथ जोड़ने का भी काम कर रहे हैं आप। अभी हमने किसी के विरोध में तो नहीं बोल रहे, वही इंडिया का टीम ही तो बोल रहे, ये सनातन धर्म खत्म होना चाहिए। कौन बोला? इन्हीं की इंडिया का टीम ने बोला। यही लोग जातिवाद फैलागिरी जो चला रहे, वोट बैंक, उनको वोट नहीं मिलने वाला है। 2024 से अब चुनाव तो जीत ही रहे। 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व में फिर हैट्रिक बनाएंगे और विश्व का नंबर 1 में रहेंगे और नेता है और आगे रहेंगे, विश्वगुरु भी बनेंगे। घोसी में हम जितने जा रहे हैं भारी बहुमत में, हमारी कोई प्रत्याशी नहीं। हमारी जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता एक है, कार्यकर्ता एक प्रत्याशी हम मानते। हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की बल से जीत रहा है और ना कि हम सपा के बल से जीत रहे। हम ना कोई दंगगी नहीं है, किसी को गुंडागर्दी नहीं कर रहे, बड़ा प्यार से चुनाव हो रहा है। ये लोग जो है, वोटिंग से 2 दिन पहले एक बयान आ गया तमिलनाडु से, सनातन धर्म को लेकर उसकी तुलना कर दी गई मलेरिया से, डेंगू से, कोरोना से। और आप तो जानते ही हैं कि ये मुद्दा एक रहता है और उत्तर प्रदेश में तो है ही, तो उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। उस बयान के साथ आप लोग हैं या नहीं? क्या सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, कोरोना है और इसे ख़त्म कर देना चाहिए? इस बयान पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया? नहीं, ये उनका निजी बयान हो सकता है। समाजवादी पार्टी लोहिया को मानने वाली है और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और समाजवादी पार्टी इंसान को प्यार करने में विश्वास रखती है। सारे इंसान हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही हमारा परिवार है। हम लोग इस बयान का समर्थन नहीं करते हैं। क्या इसका इम्पैक्ट उस चुनाव में वोटर्स पर होगा? घोसी की बात हम कर रहे हैं क्योंकि उसके 2 दिन पहले ही, वोटिंग के 2 दिन पहले ही है। जनता समझदार हो चुकी है और वो जानती है, समाजवादी पार्टी की विचारधारा को जानती है। समाजवाद का अर्थ ही होता है कि जो समाज में अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधा को पहुंचना। तो हम लोग समाजवादी लोग हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हम लोग इंसान से प्यार करने में विश्वास रखते हैं और जो है इस तरह के बयान का समाजवादी पार्टी बिल्कुल समर्थन नहीं करती। नवीन जी अभी बता रहे थे, शिवपाल यादव पर आप लोगों को कितना एतबार है, विश्वास है? ये शिवपाल यादव हमारे वरिष्ठ नेता हैं और मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये तो मीडिया द्वारा चलाया गया है, तो ये इसमें कोई तथ्य नहीं है। अलग भी हो गए थे? नहीं, वो देखिए, वो बात पुरानी हो गई, अब नई बात करेंगे हम लोग जो है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। भाजपा चाह रही कि डरा के धमका के किसी तरीके से हम वो करें, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग संघर्ष वाले लोग हैं और संघर्ष करेंगे। अब आखिरी दौर में जरा नवीन जी से और राघवेंद्र जी से समझा जाए। ये अब बताइए कि ये चुनाव है, अब ये चुनाव खत्म होगा, नतीजे आ जाएंगे, 2024 की तैयारियां शुरू होंगी। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कह रही है, फिर आ जाती है दारा सिंह चौहान पर ही आके टिक जाती है। ये सब कुछ है और लोकसभा का चुनाव जब होगा उस समय तो और भी इधर उधर लोग होंगे। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की महारत हासिल है कि कैसे जनता के मूड को डाइवर्ट किया जाता है। आज महंगाई, बेरोजगारी, चाइना के द्वारा भारतीय ज़मीन के ऊपर ऑक्यूपाई होना, कब्जे करना, बहुत सारे मुद्दे इस देश के हैं, लेकिन साहब
सबसे बड़ी चीज ये है कि जनता जिन मुद्दों पर बात करना चाहती है, सरकार से सवाल पूछना चाहती है, वहीं बहुत साफगोई के साथ सरकार उसको डाइवर्ट करके उसको सनातन पे ले जाएगी, हिंदुत्व पर ले जाएगी, और अल्टीमेटली बीच में आने के बाद एक ध्रुवीकरण की ऐसी खाई खड़ी हो जाती है जिसपे वोटर एक तरफा हो जाता है। उसकी सोचने की क्षमता को खत्म कर देती है सरकार कि वो उसको सोचना कहाँ, उसकी जरूरतें क्या, उसके बेसिक मुद्दे क्या हैं। लेकिन गौरव जी कह रहे कि जनता समझदार हो गई है, अब इस तरह की चीजों में वो ज्यादा दिमाग नहीं लगा। समाजवादी पार्टी की जितने भी ट्वीट आप देखिए, अखिलेश जी के हों या उनके यहाँ जो पार्टी के अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल जो भी मैनेज करते हैं, मैं देखता हूँ उनमें कि जिस तरीके के मुद्दों पर एक पूर्व सीएम का, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम, बहुत बड़ा पद होता है, जिस गंभीरता के ट्वीट आने चाहिए, जिस गंभीरता के बयान आने चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश जी के बयानों में और उनके ट्वीट्स में वो गंभीरता कहीं से दिखाई देती हो। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश आज की तारीख में सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी यहाँ जरूर है, लेकिन उनके यहाँ भी कोई ऐसा नेता सामने आया नहीं है या आने नहीं दिया जाता है जो मुखर होकर बात उठा सके। मैं समझता हूँ आपने मुख्य सचेतक के रूप में मनोज पांडे को रखा हुआ, तो साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य को आप ले आए, दोनों ध्रुव विरोधी हैं एक दूसरे का। अभी हाल ही में मैंने एक बयान देखा था मनोज पांडे जी का, वो कहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, आई डोंट नो, वो जानते ही नहीं है। तो इस तरीके की अंदर जो आपने जिस तरीके के बयानबाजी में कह रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने की, और जिसको प्रोत्साहन, मौन प्रोत्साहन समर्थन अखिलेश जी ने दिया है, वो कहीं ना कहीं सपा को दो फाड़ कर देगा। और ये देख लेना आप 2024 के चुनाव आते आते दिखाई देगा, जिस पर सपा को बहुत चिंतन मंथन करने की जरूरत है, सजगता के साथ। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि अगर वहां पर ड्राइविंग सीट पर शिवपाल सिंह यादव जी जैसा अनुभवी लीडर होगा, तो मैं समझता हूं कि सपा टूटने से, बिखरने से बच सकती है। ये उदयनिधि का जो बयान आया, उदयनिधि के बयान के बाद अब इस पर एक राजनीति शुरू हो गई, और उसको कोइंसिडेंस समझिए कि घोसी का चुनाव भी है उसके ठीक 2-3 दिन पहले। गौरव जी कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में भी ये कह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक तरह से उदयनिधि के बयान का समर्थन भी किया है। जो बात उन्होंने कही उससे लग रहा है कि हाँ, उदयनिधि ने जो बात कही है वो सही कही है, क्योंकि उसके पहले भी उनका बयान आ ही चुका है रामचरितमानस को लेकर। तो ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में किस तरफ उत्तर प्रदेश के विपक्षी गठबंधन को लेकर जाएगा, कितना मुश्किल होगा ये इस तरह के जब बयान आते हैं। क्योंकि बीजेपी तो लपकने में भी, उन्होंने भी कहा कि अपनी तरफ मोड़ने में माहिर है, और उसको बैठे बिठाए एक मुद्दा भी मिल गया है। आनंद जी, अगर आप मौके की नज़ाकत देखें तो मुंबई में अभी हाल में बैठक की थी इंडिया गठबंधन की, तमाम नेता, 65 नेताओं का जमावड़ा था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया बैठक से ठीक पहले दिया, और कहा कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, धोखा है। और एक बयान जो आप बात कर रहे हैं उदयनिधि स्टालिन के बयान की, वो बैठक के बाद आया है। कि टाइमिंग पर आप गौर करें तो यही बीजेपी सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि हिंदू मानसिकता के खिलाफ है ये गठबंधन, और तमाम पार्टी और नेताओं पर भी सवाल उठाया है बीजेपी ने कि खामोश क्यों हैं, राहुल गांधी क्यों चुप हैं, कांग्रेस, हालांकि ममता बनर्जी ने भी कहा कि हम ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करते, अरविंद केजरीवाल ने स्पष्टीकरण की मांग की है, लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खरगे साहब, उनके बेटे प्रियांक खरगे ने समर्थन किया है, और खुद स्टालिन अपने बयान पर कायम है। यानी वो ज़बान फिसलने वाली बात नहीं है, उन्होंने सोच समझ के बोला, जानबूझ के बोला, और वो अपने बयान पर खड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति की ओर इशारा कर रही है। और ख़ास तौर से ये भी निकल कर आता है कि बीजेपी को ये लगता है कि अगर इस तरह के बयानों से सेल्फ गोल हो सकता है इंडिया गठबंधन के लिए, तो इनको एक मौका मिल सकता है। और ऐसे बयान बड़े सेंसिटिव होते हैं, हालांकि इस बयान की जितनी निंदा होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, और बहुत दुर्भाग्यजनक बयान है। किसी भी धर्म पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक इस्तेमाल होगा इस बयान का। कांग्रेस का कभी गढ़ हुआ करता था यहाँ, हालांकि कम्युनिस्ट का भी गढ़ था घोसी पर ही आकर हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि कांग्रेस का कभी गढ़ हुआ करता था, कम्युनिस्ट का भी गढ़ हुआ था। कल्पनाथ राय यहाँ से सांसद थे और उनका ऑरा भी इस इलाके में रहा है। कांग्रेस ने इस चुनाव में समर्थन किया है समाजवादी पार्टी को। अजय राय नए अध्यक्ष बने और उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया। कांग्रेस के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है और समाजवादी पार्टी को कितना
फायदा इससे मिलेगा? देखिए, ताज़ा स्थितियां अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फ़र्क पड़ता है कि बहुत कैडर आप अगर देखें कांग्रेस का तो बहुत कमज़ोर हुआ है पिछले कुछ दशकों में, और अपील उन्होंने ज़रूर की है, लेकिन जैसा आपने पहले भी एक सवाल में जिक्र किया था कि छोटे छोटे स्थानीय मुद्दे या जाति फैक्टर या तमाम चीज़ें होती हैं, उस आधार पर भी वोटर बढ़ जाता है। तो कांग्रेस की अपनी अपील है, लेकिन कांग्रेस से कितना वोटर है और पूरा वोटर जाता है उस साइड कि नहीं जाता है, ये भी एक सवाल है। तो घोसी विधानसभा का उपचुनाव का मतदान चल रहा है और इस मतदान के बाद जब काउंटिंग 8 तारीख को होगी तो उसके जो नतीजे आएंगे वो नतीजे कई सारे आगे रास्ते भी खोलेंगे, और वो पक्ष या तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए या फिर समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए, जिसके पक्ष में आएगा वो नतीजा, उस पर ताल अपनी ठोकेंगे लोग। लेकिन 2024 के लिए एक रास्ता तो ज़रूर मिलेगा। अब ये देखना है कि दारा सिंह चौहान के आने से भारतीय जनता पार्टी को कितना फ़ायदा है, या दारा सिंह चौहान के समाजवादी पार्टी से जाने के बाद समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान हुआ। मायावती भी अपना आकलन करेंगी कि वो चुनाव से दूर रहें तो उनके वोटर्स किस तरफ जा रहे हैं या किस तरफ गए। कांग्रेस को भी अपनी स्थिति साफ होगी देखने समझने की। लेकिन कुल मिलाकर अब घोसी विधानसभा उपचुनाव का नतीजा जो है उसी का इंतज़ार है। दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहे हैं, दावे समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हो रहे हैं, और ये लिटमस टेस्ट के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में कितने ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में या 2024 में कितना फ़ायदा मिल सकता है। असल तो परीक्षा ओम प्रकाश राजभर की ही है। चलिए इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। अभी मतदान का दौर चल रहा है और मतदान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वोटिंग परसेंटेज जैसे जैसे और सामने आएंगे, उसके बाद और नतीजों की संभावनाओं और उनका आकलन और खुलेगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव जी आपका, प्रमोद जी आपका, नवीन जी और राघवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव को लेकर आकलन और समीक्षा लगातार जारी है और हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे, सबसे पहले पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।